हेलो प्यारे बच्चों, मैं आलोक कुमार, केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन। देखो बच्चों, आज का जो वीडियो है ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई की तैयारी कर रहे हैं और जिनका जेई का टारगेट 2025 का है। आज ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होने वाला है जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन किसी कारण से, चाहे वो कारण जेन्युइन हो या नॉन जेन्युइन हो, उसकी वजह से प्रिपरेशन उनकी थोड़ी ख़राब हो गई है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है, हतोत्साहित हैं, हतोत्साहित मतलब डिस्करेज्ड हैं। तो ऐसे में अब क्या करें सर, अभी भी कोई रास्ता बाकी है या हमने जो 2-3 महीने अभी वेस्ट कर दिए हैं, अब ये इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब हम वापस से रेस में नहीं आ सकते जेई की प्रिपरेशन में, बाकियों से कम्पीट नहीं कर सकते, क्या ऐसा है सर? तो मैं सब इन सब बातों के बारे में बताऊंगा। अच्छा, केवल प्रॉब्लम ही एड्रेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताएंगे। ऐसे में बच्चों क्या करना चाहिए और आगे की रणनीति कैसे बनानी चाहिए ताकि आप अपना जेई का जो ड्रीम है, जो आईआईटी जाने का ड्रीम है, वो आप रियलाइज कर सको। तो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे, 11th प्रिपरेशन रूइन है। अब क्या करें? जेई 2025 के एस्पिरेंट हैं, दे जेई 2025 लिखना चाहते हैं अच्छे से और आईआईटी जाना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा शुरुआत से प्रिपरेशन जब बच्चा स्टार्ट करता है तब से ही मैं शुरुआत करता हूँ। बच्चा जब जेई की तैयारी करता है वो मार्च अप्रैल में डिसाइड कर लेता है कि नहीं, मेरे को बायो नहीं लेने को, मेरे को मैथ्स लेना है, 10th के बाद में मैथ्स पे मेरे को जेई की तैयारी करनी है, मेरे को आईआईटी जाना है। और वो मन ही मन अपनी कुछ ना कुछ गुधेड़ बुन में रहता है कि मेरे को इस आईआईटी जाना है, मेरे को ऐसे करना है, और वो किसी कोचिंग में एडमिशन भी लेता है। अच्छी बात है, एडमिशन लेता है, पढ़ाई भी शुरू करता है, बहुत एंथुसियास्टिकली शुरू भी करता है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं वो डिरेल हो जाती है। एक रीज़न कई बार ये भी होता है कि अ, थोड़ी लापरवाही रही उसकी, लापरवाही इन द सेंस उसने सोचा कि बस ये थ्योरी मिल रही है, थ्योरी पढ़ लेते हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हों या ऑनलाइन क्लासेस हों। अभी तो बच्चे खूब ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ते हैं। तो बच्चों ने शुरुआत में तो अच्छा किया, 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, उसके बाद वो उनका फोकस जनरली थ्योरी पे ज़्यादा रहता है और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, शीट और डीपीपीस सॉल्व नहीं करते। लगभग हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो एक रेस्पेक्टिव ठीक-ठाक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो अपनी शीट और डीपीपीस प्रोवाइड करता है और वो एक अच्छा मटेरियल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बच्चे उसे करते नहीं हैं। और जब वो एक साइकिल बन जाता है कि पिछले चैप्टर की हम शीट नहीं करी, अगला चैप्टर शुरू हो गया, 1 डेढ़ महीने 2 महीने की पढ़ाई हो भी चुकी है, उसके बाद में बच्चा कहीं न कहीं सोचता है चलो मैं बाद में कर लूँगा, मैं उस संडे को कर लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है, 2 साल हैं, कर ही लूँगा। और ये करते-करते अब महीना आ चुका है अक्टूबर का, अक्टूबर भी खत्म होने को है और ऐसे में बच्चा सोचता है कि 11th क्लास का मेजर पोर्शन तो निपट चुका और 12th क्लास की प्रिपरेशन भी बच्चों को अप्रैल से स्टार्ट करनी होती है, अप्रैल फर्स्ट वीक से ही। और कहीं न कहीं उसको ये भी पता है कि 2-3 हफ्ते मुझे अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए भी देने हैं। 11th के जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे, जिस स्कूल में भी एनरोल्ड होंगे, वहाँ के एग्ज़ाम भी देने हैं। उसके लिए मुझे इंग्लिश भी पढ़नी है, फिज़िकल एजुकेशन या आईपी है तो वो भी पढ़ना है, पीसीएम भी पढ़ना है और मेरा तो पीसीएम यहाँ भी नहीं हुआ है। तो उसके मन में इतने सारे खराब-खराब से विचार उसके मन में घुमड़-घुमड़ के आते हैं कि वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बॉगल्ड हो जाता है और परेशान हो जाता है और उसको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन दिखता भी नहीं और फ्रैंकली स्पीकिंग कोई रेडीमेड सॉल्यूशन होता भी नहीं है। अपने मन की ताकत से ही सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं और तब जाकर के हमें हल मिल पाता है। अच्छा, एक रीज़न तो ये हुआ कि वो धीरे-धीरे वो होमवर्क ना करने के कारण, थ्योरी पढ़ना आसान सा काम होता है, थ्योरी ली, पढ़ ली। भई होमवर्क में तो जान लगती है, टेबल चेयर पे चिपक के बैठना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। जभी तो बोलते हैं एक थंब रूल है, 11th क्लास में 10 से 11 घंटे पढ़ना होता है और 12th क्लास में 11 से 12 घंटे डेली पढ़ना होता है, डेली इंक्लूड्स संडे ऑल्सो। बट वो बच्चे जो हैं कोचिंग के क्लासेस तो कर लिए, होमवर्क के लिए नहीं बैठते हैं, नहीं करते हैं। और एक बात तो आपको पता है, जो जेई का एग्जाम आएगा, जब आप लिखोगे वो 2025 में जेई मेन, जेई एडवांस्ड एग्जाम, तो वहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है कि डिफाइन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ दिस, ऐसा थोड़ी आता है भाई। वहाँ तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा कि अ कंटेनर कंटेन्स एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर दीज काइंड ऑफ गैसेस, बताओ इनमें ये अमाउंट दी हुई हो तो पार्शियल प्रेशर क्या होंगे। तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता होगा, आपने उसकी प्रैक्टिस पहले की भी होगी। नहीं, उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपकी कोचिंग ने आपको दिया था मटेरियल और होमवर्क भी देते हैं कि भाई ये होमवर्क है, ये आपको करना है, इतना पढ़ चुके हो, इतना करना है। बट वो कहीं ना कहीं आपने लापरवाही भी की, नहीं किया। कभी कभी बच्चों के सामने कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकता है जिससे उसका टाइम वेस्ट हो गया हो, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम रही हो, फैमिली में कोई इश्यू हो गया हो, कोई मेडिकल कंडीशन हो गई हो, किसी को, पेरेंट्स को, बच्चे तो फ़ोन करते हैं, अलग-अलग बताते हैं, तो मैं उनके बेसिस पे ये सब बातें बता रहा हूँ। बट रीज़न चाहे जेन्युइन हो, चाहे वो आपके लापरवाही के कारण हो, एंड रिजल्ट तो सेम है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई,
आज डिस्करेज्ड हैं और आज सोच रहे हैं कि अब मैं अपना जेई का गोल या जेई का टारगेट कैसे रियलाइज करूं, कैसे अचीव करूं। तो देखो, मैं एक रास्ता बताने वाला हूं आपको। हालांकि इसके ऊपर एबीजे सर ने अभी बहुत रिसेंटली एक फिजिक्स का वीडियो भी बनाया है, चैप्टर सीक्वेंस भी बताया है कि 11th के बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल, मोहित त्यागी वाले यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 11th क्लास के बच्चे जेई के लिए कौन से चैप्टर का सीक्वेंस फॉलो करें, कितने आवर्स उसमें दें, नंबर ऑफ आवर्स भी उसमें बताए हुए हैं। उसी सीक्वेंस का ये सेकंड वीडियो है केमिस्ट्री का। तो मैं केमिस्ट्री में आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल से आप जब पढ़ेंगे तो कौन से चैप्टर का सीक्वेंस फॉलो करें। अगर उनमें से शुरू के 3 चैप्टर आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं तो मत पढ़ो उनको, चौथे चैप्टर से स्टार्ट करो। 5 पढ़े हुए हैं, छठे चैप्टर से स्टार्ट करो। 2 ही पढ़े हुए हैं, थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करो। और सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी अब स्टार्ट करो। इट इज नेवर टू लेट यार, करो तो सही, मन से जुड़ो तो सही। और देखो, ऐसा नहीं कि आज जोश आया, एकदम फड़फड़ाने लगी बाहें, एकदम ऐसी भुजाएं, एकदम ताकत आ गई है और 2-4 दिन में फिर फुस। दिवाली के पटाखे छोड़ते हैं, कई बार फुस निकल जाता है, वो भले ही मुर्गा छाप हो। वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए उनका। तो देखो, कुछ हो नहीं सकता। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपने जेई का टारगेट रखा है, आईआईटी जाने का सोचा है, तो बड़ा एक कंपटीशन तो है, फेयर कंपटीशन है भैया। जो अच्छा करेगा उसका अधिकार है जाने का, आईआईटी पहुंचने का। तो पढ़ना तो पड़ेगा। और यदि आप सोचते हैं कि कुछ मैं शॉर्टकट मार लूं, इधर उधर कर लूं और कैसे भी करके बस मैं पहुंच जाऊंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, ऐसे मैनेज नहीं होगा। पढ़ के ही चीजें मैनेज होंगी, मेहनत करके ही मैनेज होंगी। डीपीपी शीट सॉल्व करके ही आपको प्रैक्टिस आ पाएगी और आप टेस्ट दोगे तो आपको परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन भी होगा। अच्छा, 2-3 चीजें और हैं। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि मैं क्या बताने वाला हूं। मैं चैप्टर सीक्वेंस में आऊंगा अभी हमारे मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल पर, जो मेरे और नीरज सर के, एनएस सर के ऑर्गेनिक के, मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के जो सब चैप्टर्स हैं, उनका सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करना है। अच्छा, आप अपनी कोचिंग में जहां भी पढ़ रहे हैं, या मान लो कोचिंग नहीं भी पढ़ रहे हैं, या इवन कंपटीशन का भी कोई स्टूडेंट है, कंपटीशन का स्टूडेंट है तो उनके पास तो हमारे ही पढ़ाए हुए उनके पास लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। हालांकि ये हर किसी बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। नंबर 1, इस प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए आपके पास कोई टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, ताकि आप पीरियोडिक टेस्टिंग दे सकें, पीरियोडिक टेस्ट दे सकें अपने कोचिंग के। अगर आपके मान लो कोई जिस कोचिंग में भी आप पढ़ते हो, भले ही वो ऑफलाइन हो, अगर वो ऑनलाइन टेस्ट का भी अगर मान लो कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज ऑल राइट। अदरवाइज कंपटीशन से भी आप कोई 11th क्लास की एक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं विद नॉमिनल प्राइस। और यदि आपके पास है तो फाइन, उसी को लें और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, ताकि एक रेगुलर बेसिस पे आपको ये पता चल सके कि मैंने ये 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, इन 4 चैप्टर का अगर मैं टेस्ट दूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। जेई मेन का एग्जाम है तो 100 नंबर का अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो मेरे कितने आए, 60 आए, 50 आए, 40 आए, जितने भी आए, उससे हमें ये मालूम पड़ेगा। इवैल्यूएशन, देखो इवैल्यूएशन ना हो तो आप तो मन ही मन सोच रहे हो मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, बट आपका प्रिपरेशन आप थोड़ी जज करोगे। वो तो एक बेंचमार्किंग है, एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, वहां से आपकी परफॉर्मेंस जज होगी और वहां उसके बेसिस पर आप अपने आप का आकलन कर पाओगे, एस्टिमेशन कर पाओगे कि कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां आपने क्वेश्चन गलत किए हैं, और क्वेश्चन में एरर हुई है तो कौन सी हुई है, कंसेप्चुअल एरर है, कैलकुलेशन एरर है, या कोई सिली मिस्टेक की है। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमने कर सकते थे नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए, वो एनालिसिस का भी पार्ट है। तो नंबर 1, आपके पास एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। दूसरा, सेकंड चीज है, आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं तो ऑलरेडी उन्होंने एक बंडल दिया होगा जिसमें शीट के मॉड्यूल्स होंगे और डीपीपीज होंगी, तो वो सफिशिएंट है, दिस इज फाइन। कंपटीशन के स्टूडेंट है तो कंपटीशन वाला भी है आपके पास मटेरियल। वरना अगर किसी स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की है या अभी तक एनरोल कहीं नहीं किया है, समहाउ उसका टाइम वेस्ट हो गया सोचते भालते क्या करूं, ऐसे करूं, तो उनको एक मटेरियल लेना होगा। उसके लिए आप जहां से भी मटेरियल आपको मिलता हो, 11th क्लास का, प्रॉपर जेई का, एक रेस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट का, चलेगा। कंपटीशन आल्सो प्रोवाइड्स ऑन नॉमिनल कॉस्ट द स्टडी मटेरियल फॉर 11th क्लास। अमेजॉन पे जाकर के भी बच्चे चाहें तो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से आप मैनेज कर ले। तो 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक टेस्ट सीरीज 11th क्लास की जेई के लिए, और दूसरी मटेरियल, स्टडी मटेरियल विच इंक्लूड्स शीट्स एंड डीपीपीज। ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अब मैं आता हूं उस चैप्टर सीक्वेंस पे दैट यू कैन फॉलो फ्रॉम अवर यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी, और वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर ये चैप्टर बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं। तो बच्चों, अब क्या करें, ये करें। देखो, जैसा लिखा हुआ है, चैप्टर सीक्वेंस फॉर 11th क्लास जेई मेन प्लस एडवांस्ड।
हमने जो यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, मैंने जो फिजिकल इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ाई हुई है, कंप्लीट पढ़ाई हुई है। ऐसा नहीं है कि पार्शियल सिलेबस हो, हाँ कुछ चैप्टर पढ़ाए हुए हों, कुछ चैप्टर नहीं पढ़ाए हों, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज टॉट, एवरीथिंग वॉट एवर इज नीडेड फॉर जेई, फॉर 11th क्लास, फॉर 12th क्लास, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। तो 11th क्लास में बच्चे, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो शुरुआत से बिल्कुल करना चाहता है कि सर मैंने कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, मैं बिल्कुल अब फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आप स्टार्ट करो IUPAC नॉमेनक्लेचर से। रिलेटिवली एक आसान चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, और इसके नंबर ऑफ आवर्स जो हैं यूट्यूब पर हमारे मोहित त्यागी चैनल पर वो हैं 11 आवर्स। मैं लिख भी देता हूँ, जो यूट्यूब चैनल है मोहित त्यागी, यहाँ लिख देता हूँ। वैसे बहुत सारे बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं और फायदा उठाते हैं। अच्छा ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर एक रिलेटिवली इजी चैप्टर है। थोड़ा बहुत बच्चों ने पढ़ा हुआ भी होता है, तो शुरुआत करने में उनको थोड़ा एक रेजिस्टेंस कम आता है। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, लगभग 5 घंटे 45 मिनट के आसपास या पौने 5 घंटे के आसपास इसमें, पौने 6 घंटे के आसपास इसमें नंबर ऑफ आवर्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है लगभग 14 आवर्स, पीरियोडिक टेबल है। अच्छा सीक्वेंस यही फॉलो करना है। अब कोई बच्चा सोचे कि सर मैं यहीं से शुरू कर दूं क्या केमिकल बॉन्डिंग? अरे नहीं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। अब वैसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, कुछ बच्चे जो ऑलरेडी किसी कोचिंग में एनरोल्ड रहे होंगे, तो शुरुआत में तो 1-2 महीने दम लगा के पढ़ाई की होगी आपने। तो 1-2 महीने जो पढ़ाई की होगी उसमें हो सकता है मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ये 3-4 चैप्टर किए हुए हों आपने। अगर किए हुए हैं तो इसके आगे से स्टार्ट करो, और नहीं किए हुए हैं तो फिर एक बार पढ़ लो। अच्छा, बच्चों के दिमाग में ये तो चल रहा होगा सर ये तो आपने एड्रेस किया ही नहीं कि अब जो बचा हुआ टाइम है भाई, अक्टूबर भी खत्म होने को ही सा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये हमारे पास टाइम है। इसमें हमें अपने स्कूल के एग्जाम्स भी देने हैं, 11th क्लास के एनुअल एग्जाम्स होंगे हमारे स्कूल्स में। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ मैनेजेबल है। आई हैव गॉट द डेटा, मैं लेके आया हूं आपके सामने सारी चीजें, प्लान आई एम गोइंग टू टेल यू। तो ये चैप्टर सीक्वेंस है, पीरियोडिक टेबल है, BIN है। BIN इज बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखें, कहां पर हाइपो आता है, कहां पर मेटा आता है, कहां पर क्लोरिक एसिड होगा, कहां पर क्लोरस एसिड होगा, कहां पर हाइपोक्लोरस एसिड होगा। कंपाउंड्स का नाम लिखना आना चाहिए। नहीं, ये दोनों अंतर है। IUPAC नॉमेनक्लेचर इज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, BIN फॉर इनऑर्गेनिक। अच्छा, BIN नाम का कोई चैप्टर वैसे NCERT में तो होता नहीं, स्टेट बोर्ड की बुक्स में भी नहीं होता 11th क्लास की। ये तो हमने अलग से बनाया हुआ है और बड़ा छोटा सा है, कितना 1 घंटा भी पूरा नहीं है। इसे पढ़ने के बाद कंपाउंड्स में कॉन्फिडेंस आता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम कैसे लिखें। गैसियस स्टेट अराउंड 10.5 घंटे का है। केमिकल बॉन्डिंग एक बड़ा चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाने का तरीका हमारा थोड़ा डिफरेंट है। काफी कुछ ब्लॉक केमिस्ट्री का कंटेंट केमिकल बॉन्डिंग में आ जाता है, और केमिकल बॉन्डिंग को हम एक तरीके से बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट आप सीखते हो केमिकल बॉन्डिंग में, इनफैक्ट दे आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड एंड यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। तो केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 24 घंटे, नियरली 24 आवर्स। इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। दिस इज फॉर नियरली 9 आवर्स। GOC 1 and 2 23 घंटों के आसपास। केमिकल इक्विलिब्रियम 5 घंटे का है। आयनिक इक्विलिब्रियम ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 11.5 घंटे का है। थर्मोडायनेमिक्स अराउंड 10 आवर्स। थर्मोकेमिस्ट्री 4 आवर्स। हाइड्रोकार्बन्स अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 आवर्स, एंड स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नियरली 8 आवर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। S ब्लॉक लगभग 4-5 घंटे 5 घंटे का है। P ब्लॉक नहीं, P ब्लॉक तो बहुत बड़ा है। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 से लेकर के 18 तक को पीरियोडिक टेबल के अंदर हम P ब्लॉक बोलते हैं। 11th क्लास के सिलेबस में ओनली बोरॉन एंड कार्बन फैमिली है, ग्रुप नंबर 13 एंड 14, दैट इज फॉर 6 आवर्स। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगभग 7 घंटे का है, रेडॉक्स रिएक्शन जैसे बोलते हैं हम। हाइड्रोजन एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, नियरली 2 आवर्स, एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाता है 2.5 आवर्स। अगर मैं इनका समेशन करूं, इन सब तीनों कॉलम्स में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, इन सभी में नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करूं, तो ये लगभग बच्चों आते हैं फिजिकल इनऑर्गेनिक में 102 आवर्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 64 आवर्स। ये लगभग हुए 166 आवर्स। टोटल 11th क्लास की केमिस्ट्री जो है बिल्कुल डिटेल में सब कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना भाई, मैं लगभग 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोटा में पढ़ाया करीब 12-13 साल, वहाँ जो टॉप बैचेस में पढ़ाते हैं वो कंटेंट है ये। तो कंटेंट से तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि सर इससे मेरा जेई हो तो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है बोर्ड का कंटेंट हो, ये पागल है क्या? ऐसा थोड़ी है, ये फुल कंटेंट है जिसे पढ़ने के बाद यू कैन एस्पायर एनी गुड रैंक।
तो हालांकि इसको पढ़ने में भी थोड़ा जोर आएगा, कहीं कहीं अगर बहुत जोर आ रहा है किसी चीज में, स्किप करके आगे भी पढ़ते चलना, सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो आवर्स हैं केमिस्ट्री में वो 166 आवर्स हैं। अब मैं पकड़ के चलता हूं, मान लो नंबर ऑफ मंथ्स में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। सर 5 महीने कहाँ मिलेंगे सर, हमें बोर्ड का भी तो देना। अरे मैं आ रहा हूं, रुको मेरे भैया। बोर्ड के लिए, बोर्ड तो नहीं मतलब वो 11th क्लास के एनुअल एग्जाम्स के लिए आप 1 महीना निकाल दो प्रिपरेशन। हालांकि 1 महीना चलते नहीं है एग्जाम, तो 15 दिन में हो जाते हैं। ऑल्टरनेट डे जनरली एग्जाम होते हैं, वो फिनिश कर लेते हैं। बट आप चलो और 15 दिन जोड़ लो अपनी प्रिपरेशन के लिए कि सर मुझे फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी है। तो वो सब हम, हालांकि हमारे जो 11th के एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं प्रथम बैच में, उनके लिए तो इंग्लिश हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं ऑन ट्रैक बैच में। जो बोर्ड के टीचर्स हैं उनके द्वारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। बट जो बच्चे हैं मान लो उनको पढ़ना है तो 1 महीना और निकाल दो, तो 4 ही महीने बचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने का मतलब हमारे पास लगभग 3 चौक 12 120 दिन हैं। 120 का मतलब अगर 1.5 घंटे लेक्चर भी रोज पढ़ेंगे, 1.5 आवर लेक्चर, केवल 1.5 आवर। और वैसे भी अगर कोचिंग जाओगे तो 1.5 घंटे की 3 क्लास यूजुअली होती हैं। अरे किसी कोचिंग जाओ तो 1.5 घंटे की 3 क्लास होती हैं। तो दैट वे यू हैव टू स्टडी। अगले 4-5 महीनों के अंदर आप 1 महीने स्कूल के एग्जाम के लिए भी निकाल दो, तो भी आपके पास अगर 1.5 घंटा केमिस्ट्री में डेली पढ़ते हैं, चाहे बिल्कुल शुरुआत से पढ़ते हैं, हो सकता है 3 चैप्टर पढ़े हुए हो, 4 पढ़े हुए हो, तो फिर तो और ज्यादा टाइम मिलेगा आपको। फिर तो चाहो तो आप 1-1.25 घंटे ही रोज पढ़ोगे तो भी मैनेज हो जाएगा। बट अगर 1.5 घंटा भी पढ़ेंगे तो 1.5 घंटे में कोई एक्स्ट्रा जोर नहीं आएगा आपको। डेली आप 1.5 घंटा, ऑल 7 डेज इन अ वीक, ऑल 30 डेज इन अ मंथ, 30 दिन अगर हैं तो आप 1.5 घंटे के हिसाब से रोज पढ़ो और रेस्पेक्टिव उनका होमवर्क करो। होमवर्क ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे पढ़ा फिर एग्जैक्टली होमवर्क कर रहे हैं। आप होमवर्क ऐसे भी कर सकते हो कि चैप्टर पूरा पढ़ लिया या 50% चैप्टर पढ़ लिया और फिर आप कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज 1 से। अच्छा एक और चीज, कई बार बच्चे परफेक्शन की तरफ भी जाते हैं। मतलब ये हम टीचर्स अक्सर बोलते हैं, हम अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को या हमारे जो एनरोल्ड ऑनलाइन बच्चे हैं उनको भी बोलते हैं, यार परफेक्शन इज नॉट ए गुड थिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई। परफेक्शन के चक्कर में सिलेबस पूरा नहीं हो पाता और फीलिंग नहीं आ पाती। बच्चों को ऐसा लगता है मैं परफेक्ट हो जाऊं, मैं सब कुछ कर लूं ताकि मेरे से क्वेश्चन हो ही जाए। ऐसा नहीं होता भाई, सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट। जेई मेन का पेपर तो रिलेटिवली आसान ही होता है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर वो रिवाइज नहीं है या सिलेबस पूरा नहीं है तो फिर तो आप कम ही अटेम्प्ट कर पाओगे। अटेम्प्ट कम करोगे तो नंबर भैया ज्यादा कैसे आएंगे। इसलिए सिलेबस को कंप्लीट करना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है और वो जरूर करना चाहिए, भले ही बहुत गहराई से आपने ना पढ़ा हुआ हो तो भी चलेगा। हालांकि जो फॉर्मूले हैं वो तो जरूर पढ़ते हुए चलना चाहिए। तो मैं फिर ये कह रहा हूं कि किसी चैप्टर में मान लो थर्मोडायनेमिक्स है, पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है यार ये तो बहुत डीप सा है, मजा सा ना आ रहा, मेन चीजें पढ़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाता है वो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1.5 घंटा अगर डेली बेसिस से पढ़ेंगे तो भी आपका मार्च के एंड तक आपका पूरा 11th क्लास फिनिश हो जाएगा। और एक्सरसाइज 1 2 3 जैसे किसी भी शीट में देखें, कंपटीशन की शीट है, ट्यूटोरियल शीट, उसमें एक्सरसाइज 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। 1 होती है जेई मेन के लिए, 2 होती है एडवांस के लिए और 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जेई मेन के भी और एडवांस के भी। मैं ये कहूंगा अभी के लिए चूंकि टाइम कम है आपके पास और कम समय में सिलेबस करना है, तो अभी के लिए एक्सरसाइज 2 मत करो एडवांस वाली, आप जेई मेन वाली करते चलो। जेई मेन का भी करते चलोगे और आपका मान लो मार्च के मिड में या एंड में अगर मान लो ये फिनिश हो जाता है, पढ़ लेते हो, तो कम से कम एक दिल को संतुष्टि होगी कि हाँ हमने सिलेबस एक डिसेंट लेवल पे अच्छे तरीके से कर लिया है। एंड नाउ वी आर इक्विप्ड, वी आर रेडी फॉर स्टडिंग द 12th क्लास। 12th क्लास जहां भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए, हम ये नहीं कर रहे, जहां पढ़ रहे हैं पढ़िए, अच्छे से पढ़ें, अच्छे टीचर पढ़ा रहे होंगे आपको, तो आप कम से कम आप 12th क्लास पढ़ने के लिए रेडी हैं। 12th क्लास में केमिस्ट्री शुरू होगी तो वो लिक्विड सॉल्यूशन, मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कई बार स्टार्ट करते हैं। उसमें थोड़ा सा मोल का भी यूज आता है, थोड़ा कंसंट्रेशन टर्म्स जो मोल में पढ़ते हैं उसका यूज आएगा, हल्का फुल्का थर्मोडायनेमिक्स का भी यूज आएगा। तो कम से कम चीजें आपने पढ़ी भी हैं तो 12th क्लास आपका अटकेगा नहीं और आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पहले से पता होंगे। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा फ्रॉम 11 टू 12th इन प्रिपरेशन ऑफ जेई। तो आपका 12th भी मन पे बोझ भी नहीं रहेगा कि मैं 11th तो पढ़ा ही नहीं, अब मैं 12th कैसे पढ़ूंगा। तो ये आपको पढ़ना इस तरीके से जरूरी है। तो ये था प्लान बच्चों, नंबर ऑफ आवर्स मैंने बता दिए, टाइमिंग आपके पास है। बट देखो फिर वापस से वही बात, जो गलती कर चुके हो उसको रिपीट मत करना। यही कि अभी तो शुरू किया, बिल्कुल जोश के साथ, एकदम भुजाएं फड़क उठी, एकदम मसल्स वसल्स सारी बाहर आ गई, शर्ट फटने को तैयार है ना, इसकी जरूरत ना है। और ज्यादा ज्यादा गाना गाने की भी जरूरत नहीं है।
कि भैया मम्मी पापा को तो चलो बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्लान है, पापा मैं ऐसे कर रहा हूँ, मम्मी मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो तो फाइन है। दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं, पता है मैंने ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, वो किसी कज़न को फ़ोन करे, भाई साहब ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं ऐसे करके, और पढ़ाई पर ना लग करके पूरा ढंढोरा पीट दो, पूरे दुनिया को बता दो, अखबारों में छपवा दो। अरे नहीं भाई, लग जाओ, चुपचाप अपना काम काम करो, काम ही अपने आप बोलेगा। आपका काम ही, मतलब आप मेहनत इतनी करोगे वही अपना शोर मचा दे, आपकी सक्सेस शोर मचा दे, कहावत है ना, वही वाली चीज़ है। तो कुल मिलाकर के दिस इज द चैप्टर सीक्वेंस दैट यू हैव टू फॉलो, बट अगेन नो टाइम वेस्ट, 10 to 11 आवर्स डेली यू हैव टू स्टडी। नहीं, इससे कम पे बात नहीं बनती। कीप डिस्टेंस फ्रॉम द सोशल मीडिया, कीप डिस्टेंस फ्रॉम द आउटडोर इंडोर गेम्स। आउटडोर मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल, तो वैसे ही वर्ल्ड कप चल रहा है। इंडिया तो आजकल बढ़िया कर रही है एकदम, 5 मैच है, 5 जीते हुए हैं, बट चलो ठीक है, वो तो बढ़िया है। क्रिकेट नहीं खेलना है, फुटबॉल नहीं खेलना, इंडोर गेम भी कई बार टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। चेस खेलने बैठ जाओ, 5 घंटे 4 घंटे कब निकल गया पता ही नहीं चलते, वो भी नहीं खेलना है। अभी तो सेक्रीफाइस करनी है ये सब चीज़ें। ये 1 डेढ़ साल की आपकी जो मेहनत है, ये सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। एक बार IIT का जो टैग लगता है आपके पास, सारी ज़िंदगी कैरी करते हो और बड़े गर्व से बोलते हो कि मैं IIT कानपुर से हूँ, मैं IIT बॉम्बे से हूँ, मैं IIT दिल्ली से हूँ। क्यों ना बोलो, मेहनत की है उसके लिए आपने। इसलिए वो गलती तो आप मत करना। सो कीप डिस्टेंस फ्रॉम आउटडोर स्पोर्ट्स, indoor sports, keep distance from the social media, keep distance from the video games, and anything that can distract you, be away. And have friendship with your books, your sheet, your tutorials, your teachers, and think this, be healthy, eat well, अच्छा खाएं, अच्छे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ब्रेन भी अच्छा चलता है, अच्छी स्लीप भी लें। ये सब करने के बावजूद भी आप 6 से 7 घंटे रोज सो सकते हो, और बच्चा 6 से 7 घंटे सोता है। आपकी एज लगभग 16 साल की है, अभी 11th के पढ़ रहे हैं। 16 साल के बच्चे को 6 से 7 घंटे सोता है तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सो तो आप भले ही 12 घंटे भी जाओगे, और बहुत बहुत तो 14 घंटे भी सो जाते हैं दिन में। भैया वो नहीं, आप जेई करना है आपको, तो 6 से 7 घंटे सफिशिएंट है। 10 से 11 घंटे रोज पढ़ाई करें डेडिकेटेडली, मन से, बाय फोर्स नहीं, बाय चॉइस, बाय मन से। देखना रिजल्ट्स विल बी वंडरफुल एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद योर प्रिपरेशन ऑफ जेई। विद दीज वर्ड्स I have completed my talk. All the best to all of you.